अच्छा जी, कल के दिन में हम लोगों ने अपने सेशन को क्लोज किया था robot.txt एंड sitemap.xml की फाइल के ऊपर, ठीक है। robot.txt क्या होता है ये कल हम पढ़ चुके थे कि जब भी आप गूगल के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हो तो इंडेक्स करने के बाद गूगल का क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो सबसे पहले 3 काम करता है। तो क्या करता है, सबसे पहले आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद आपकी वेबसाइट की एक कैशे मेमोरी बना के उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेता है एंड थर्ड नंबर पे क्या करता है, आपकी वेबसाइट के सारे डाटा को उठा के अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। ये 3 काम करता है। जब वो क्रॉल करने के लिए आपकी वेबसाइट पे आता है तो आते साथ ही सबसे पहले वो क्या ढूंढता है, आपकी वेबसाइट की robot.txt की फाइल, क्योंकि ये robot.txt की फाइल एक्चुअल में वो फाइल होती है जो कि उस क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है कि भाई आपने मेरी वेबसाइट पे कहां-कहां किस-किस वेब पेज के ऊपर जाके उसको इंडेक्स करना है एंड कहां-कहां किस-किस वेब पेज को इंडेक्स आपने नहीं करना। ये सब कुछ मुझे क्या बताता है, मेरा robot.txt की फाइल बताती है मेरे गूगल के बोर्ड्स को। क्लियर है यहां तक सबको? robot.txt पे आने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि भाई मुझे इस वेब पेज को जो है वो क्रॉल नहीं करना, तो किस किस को क्रॉल करना है इसको छोड़ के उस सारे काम के लिए वो कहा जाता है मेरी वेबसाइट के साइट मैप के ऊपर जाता है। तो साइट मैप क्या होता है? साइट मैप वो जगह होती है जहां पे मेरी वेबसाइट का पूरा मैप पड़ा हुआ होता है, यानी कि मेरी वेबसाइट का पूरा वो एड्रेस पड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर मैं रहते हुए ये क्रॉलर को पता चल जाता है कि यस कहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कौन कौन से कितने कितने कब कब कैसे कैसे पेजेस लिस्टेड पड़े हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? साइट मैप मेरे पास एक्चुअली 2 किस्म के होते हैं, एक होता है sitemap.html और एक होता है sitemap.xml। sitemap.xml तो वो साइट मैप है जिसमें मेजॉरिटी लोग बात कर रहे होते हैं, sitemap.html पे मेजॉरिटी लोग बात नहीं करते हैं। sitemap.html का पाकिस्तान में ट्रेंड भी काफी कम है, बट अगर आप कल को कभी इंटरनेशनली किसी क्लाइंट के लिए काम करने जाते हो ना, तो वहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं sitemap.html की। sitemap.html क्या होता है? sitemap.xml तो वो साइट मैप है ना आपका जो आपको क्रॉलर के लिए बना रहे हो, आप क्रॉलर को अपनी वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का मैप बताने के लिए बना रहे हो। sitemap.html वो साइट मैप होता है जो आप यूजर के लिए बनाते हो, जिसके अंदर आप यूजर के लिए अपनी वेबसाइट का पूरा मैप मेंशन करते हो, जिसके अंदर आप एक वेब पेज में सब कुछ मेंशन करते हो कि मेरी वेबसाइट का कौन सा फलाना वेब पेज किधर पड़ा हुआ है, फलाना वेब पेज किधर पड़ा हुआ है। इनका नाम अब्दुल मोहित ऑनलाइन है। फातिमा, मोहम्मद हामिद, हमजा महमूद, अली हैदर, जानजेद, जाहिद, जैन, अरीशा, सैयद अब्दुल समाद, मुकाद्दुल नजफ, जमान अली। अच्छा जी, ठीक है। तो sitemap.xml पे क्या हो रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट का पूरा मैप, वेबसाइट का पूरा नक्शा बना रहा हूं, किसके लिए? क्रॉलर के लिए। एंड sitemap.html पे क्या हो रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट का पूरा मैप या पूरा नक्शा बना रहा हूं, किसके लिए? यूजर के लिए। sitemap.html की जो फाइल होती है ना, वो यूं समझ लो कि एक वेब पेज की तरह मेरे वेबसाइट के फ्रंट एंड पे लगी होती है, जिसको यूजर आके देख के मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट के एड्रेस के बारे में देख सकता है कि कहां किस जगह पे कौन कौन सा वेब पेज एग्जिस्ट करता है। बट sitemap.xml मेरे मेन वेब पेज पे नहीं लगी होती है, वो कहां पड़ी होती है? मेरे रूट फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, और ऑन द कमांड ऑफ
ऑफ डोमेन /sitemap.xml इस फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूं। बट मेनली ये फाइल किसके लिए बनी होती है? क्रॉलर्स के लिए, कि क्रॉलर आके इस फाइल के ऊपर इस फाइल को पूरा इन डेप्थ देखता है, समझता है और इससे मुताबिक इसके ऊपर जो पेजेस लगे हुए होते हैं उन पेजेस को एक एक करके इंडेक्स करना, क्रॉल करना शुरू कर देता है। अभी जो हम बात बार बार इंडेक्सिंग की कर रहे हैं, ये इंडेक्सिंग एक्चुअली कैसे होती है, इस इंडेक्सिंग के लिए हम लोग आगे चल के एक बहुत मजे का गूगल का टूल पढ़ने वाले हैं, डेट इज गूगल सर्च कंसोल। अभी गूगल सर्च कंसोल क्या चीज है, किस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा सिर्फ रहता है, डेट इज द टॉपिक ऑफ स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? एनीवन एनी आइडिया स्कीमा मार्कअप क्या होता है? नो वन? स्कीम चला के जुगाड़ तरीके से काम कर लें, वो स्कीमा मार्कअप हो जाएगा। पाकिस्तानी नहीं बनना हर जगह पे। मैं जरा यहाँ पे आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे आता हूँ और आके सर्च करता हूँ पास्ता रेसिपी और मैं कर देता हूँ एंटर। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब आप देख सकते हो, मैं जरा नीचे आता हूँ। अब आप ये देख लो, जरा यहाँ पे आते हो तो ये तो क्या आ रहा है, इसका मेटा टाइटल आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इसका स्लग आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे ये क्या आ रहा है, लिंक्स आ रहे हैं। तो ये लिंक्स बाकी रिजल्ट्स पे क्यों नहीं शो कर रहे मुझे? चलो इन पे कर रहे हैं, इस पे रेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे इस पे लिंक्स नहीं शो कर रहा, तो ये रेटिंग शो कर रहा है। क्यों ये रेटिंग कैसे शो कर रहा है? एनी आइडिया? ये रेटिंग कहां से आ गई है? किसी में रेटिंग नहीं आ रही, किसी में रेटिंग आ रही, किसी में लिंक्स आ रहे हैं। चलो ये भी छोड़ दो, मैं जरा गूगल पे आता हूं और आके सर्च करता हूं, लाइक मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूं बेस्ट 10 इंस्टाग्राम कैप्शंस और मैं एंटर कर देता हूं। ये क्या आ गया? ये तो ना कोई वेबसाइट शो कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये तो एक मेरे पास पूरी स्क्रीन को कवर करते हुए कुछ ये अजीब सा एक विंडो सी खुल के आ गई। ये कैसे आती है? एक्चुअल के अंदर क्या होता है, मैं जब आपको दोबारा नहीं डाटा कलेक्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, गूगल का क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना, स्कैन करके डाटा अपनी वेबसाइट में स्टोर करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है। उसके बाद जब भी कोई बंदा आके गूगल के ऊपर कोई क्यूरी सर्च करता है, तो क्रॉलर क्या करता है, इस क्यूरी के रेलेवेंट डाटा ढूंढता है जाके अपने डेटाबेस में, और वो द मोस्ट रेलेवेंट डाटा उठा के अपने गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर शो करना शुरू कर देता है। अब गूगल का क्रॉलर जितना अच्छे तरीके से आपके कंटेंट को, आपके डाटा को समझ पाएगा ना, उतना ही अच्छे तरीके से वो यूजर के आगे उसको प्रेजेंट भी कर पाएगा। इसको जरा दोबारा समझ लो, गूगल का क्रॉलर जितना अच्छे तरीके से आपके कंटेंट को, आपके डाटा को समझ सकेगा, उतना ही अच्छे तरीके से वो यूजर के सामने आपके डाटा को प्रेजेंट भी कर सकेगा। अब समझने का क्या मतलब है? मतलब ये कि भाई क्या गूगल पे सब लोग सिर्फ इंग्लिश में वेबसाइट्स बना रहे हैं? नहीं, गूगल पे तो उर्दू में भी बनी हुई है, मैथ में भी बनी हुई है, इंग्लिश में भी बनी हुई है, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, पश्तो में भी, फ्रेंच में भी, कितनी हजारों जुबानें होंगी जिसके ऊपर गूगल में वेबसाइट्स बनी पड़ी हैं। तो क्या गूगल ने हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग क्रॉलर बिठाया हुआ है? ऐसा भी नहीं होता। गूगल एक्चुअल में क्या करता है, आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश तो बाद में करता है। पहले क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट के प्रोमिनेंट पार्ट्स को स्क्रॉल करता है। प्रोमिनेंट पार्ट्स में देखता है कि यहाँ पे कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोमिनेंट पार्ट क्या है मेरे पास, मेरा H1, प्रोमिनेंट पार्ट क्या है मेरा स्लग, प्रोमिनेंट पार्ट क्या है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रोमिनेंट पार्ट क्या है मेरा मेटा टाइटल, प्रोमिनेंट पार्ट क्या है मेरी कीवर्ड डेंसिटी। वो पहले मेरे इन सब चीजों को स्क्रॉल करेगा, एक्सप्लोर करेगा मेरे कंटेंट में से, और देखेगा कि इन जगहों पे कौन सा कीवर्ड पड़ा हुआ है। वो उस कीवर्ड के ऊपर समझेगा कि ये इस कीवर्ड से रेलेवेंट डाटा है, वो मुझे उसके ऊपर रैंकिंग देना शुरू कर देगा। कुछ गूगल इस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गूगल ने इस वेबसाइट को, जिसका डाटा मुझे इस तरह शो कर रहा है, वो कुछ अलग तरीके से समझा है, नॉर्मल तरीके से नहीं। जो यहाँ पे समझ के शो कर रहा है वो नहीं है। वालेकुम सलाम। यहाँ पे क्या हो रहा है, गूगल ने इस वेबसाइट के डाटा को कुछ अलग तरीके से समझा, जिसके रिजल्ट में गूगल ने कुछ अलग तरीके से इसको शो भी करवाया। अब ये जो अलग तरीके से समझना है ना गूगल का, इस समझने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग करते हैं स्कीमा मार्कअप के थ्रू। स्कीमा मार्कअप एक्चुअली है क्या? स्कीमा मार्कअप एक ऐसी लैंग्वेज है कोड की जो कि तमाम सर्च इंजन्स ने मिलके बनाई। गूगल ने, याहू ने, बिंग ने, इन सब सर्च इंजन्स ने मिलके स्कीमा मार्कअप की एक लैंग्वेज को बनाया, जिसके अंदर उसने कहा कि अगर आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप के अंदर कुछ भी डाटा ऐड करते हो ना,
तो स्कीमा मार्कअप की लैंग्वेज क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है जो हम सब सर्च इंजन ने खुद ही मिलकर बनाई हुई है, तो उस लैंग्वेज को, उस डाटा को हम सारी वेबसाइट की निस्बत ज्यादा इजीली समझ सकेंगे, ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यूं समझ लो कि अगर मैं कोई भी डाटा अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप के तौर पे ऐड कर रहा हूं ना, तो मेरा जो गूगल का क्रॉलर है वो उस डाटा को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा बाकी डाटा के निस्बत, और वो उस डाटा को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से यूजर के सामने प्रेजेंट भी कर सकेगा। अब मेरे पास स्कीमास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट्स के स्कीमा होते हैं, मेरे पास जो है वो इंस्टीट्यूट के स्कीमास होते हैं, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस के स्कीमा होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं जरा यहाँ से वापस आता हूँ पास्ता रेसिपी के ऊपर, अभी मैंने सर्च किया था पास्ता रेसिपी, मैं पास्ता रेसिपी के ऊपर आता हूँ। मैं जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एंड हियर यू गो। यहाँ पे ये मुझे क्या शो कर रहा है, रेटिंग्स, रिव्यूज, वॉट्स, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है इसकी जगह पे जाने का। तो ये सब कुछ किसके थ्रू शो कर रहा है, ये मुझे प्रोडक्ट स्कीमा के थ्रू शो कर रहा है। ड्यूरेशन है या फिर वीडियो, इस पे जो वीडियो लगी है उसका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये क्या कर रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट स्कीमा के तौर पे ये शो कर रहा है। ठीक है, ये इस वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है, हमें वेरीफाई करके बताएं इसमें प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। मैं इस वेबसाइट के इस वेब पेज को खोलता हूँ, ठीक है, और जरा वेब पेज को खोल के देखते हैं आगे क्या आने वाला है। वेब पेज खुल गया मेरे सामने, अब प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है, तो भाई मुझे फ्रंट में तो स्कीमा शो नहीं होने वाला, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सोर्स कोड में। मैं जरा कंट्रोल यू करता हूँ, इसके सोर्स कोड में जाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाई हुई है, ये अपने सोर्स कोड में जाने नहीं दे रहा है। तो ये भी बड़ी मजे की चीज है। आप हम लोगों ने पढ़ा था इस प्रोटेक्शन के बारे में, नहीं कैचअप वाला है, कैचअप नहीं कैचअप वाला है, कैचअप मसाले वाला। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं पढ़ी भी ना, नहीं पढ़ी भी। ये देखो होता क्या है, मैं अगर आके इसकी वेबसाइट का कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके अपनी जगह पे पेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आके यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो रहा है प्लगइन की वजह से। प्लगइन पढ़ा था हमने, कौन सा होता है, WP कॉपीराइट नहीं, WP कंटेंट प्रोटेक्शन। WP कंटेंट प्रोटेक्शन एक ऐसा प्लगइन होता है जो आपको कंटेंट को कॉपी भी नहीं करने देता और यूजर को सोर्स कोड में भी नहीं जाने देता, सिक्योर हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और किसी और वेबसाइट को देख लेता हूँ, लाइक यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, इस पे जाके देख लेता हूँ। अगर इसने ये वाला प्लगइन नहीं लगाया हुआ तो इसके सोर्स कोड में जाके देख लेते हैं क्या होता है। पास्ता रेसिपी पे आते हैं, कंट्रोल यू करते हैं, ये मैं आ गया इसके सोर्स कोड के ऊपर। अब जरा जाके देखते हैं इसने स्कीमा लगाया हुआ है। मैं जरा यहाँ से आके सर्च करता हूँ स्कीमा, एंड फिर यू, सबको नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्कीमा ग्राफ लगा हुआ है। कौन सा, कॉन्टेक्स्ट का स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है। और स्कीमा मार्कअप किस चीज पे लगा हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर। ये सारा क्या है, मेरा स्कीमा का कोड है। किस लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज सर्च इंजन्स ने खुद मिलकर बनाई है स्कीमा की, उसके अंदर ये सारा स्कीमा का कोड लगा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो फिर बड़ा मुश्किल काम नहीं हो गया, मैं ये सारा स्कीमा मार्कअप का काम कैसे करूंगा। भाई बहुत सिंपल सा काम है। आपके पास दो तरीके हैं स्कीमा मार्कअप को यूज करने के, अप्लाई करने के। एक तरीका है मैनुअल और एक तरीका है आपके पास ऑटोमेटिक तरीका। मैनुअल तरीका क्या है, आप गूगल पे आओगे और आके सर्च करोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर और आप कर दोगे एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने एक इस तरह की वेबसाइट्स कुछ खुल के आ जाएंगी जो स्कीमा मार्कअप के ऊपर काम करती है। technicalseo.com एक बड़ी मजे की वेबसाइट है जो आपको स्कीमा मार्कअप्स डिजाइन करने की या बनाने के ऑप्शन देती है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके ऊपर एंड लेट्स सी मुझे किस तरह स्कीमा मार्कअप बनाने की ऑप्शन देता है ये। सबसे पहले वो पूछ रहा है भाई आपने किस तरह का स्कीमा मार्कअप बनाना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्कीमा मार्कअप क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स का अलग स्कीमा मार्कअप है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे आके सर्च करता हूँ अरशद नदीम, चलो वो सर्च करके देख लेते हैं अगर उसका बना हुआ हो तो। ये क्या आ रहा है, ये क्या है, पर्सन स्कीमा मार्कअप की वजह से।
ये क्या है, इसके पर्सनल स्कीमा मार्कअप की वजह से गूगल इसके डाटा को यूं शो कर रहा है। क्या हुआ, पर्सनल स्कीमा मार्कअप की वजह से गूगल ने इसके डाटा को ज्यादा अच्छे से समझा और अब उसको ज्यादा अच्छे से यूजर के सामने प्रेजेंट कर रहा है। अभी जो स्कीमा मार्कअप है, इसके जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके सर्च करता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा, ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट स्कीमा। मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, पर्सन स्कीमा भी आप लोगों ने देख लिया। मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे ये मेरे पास स्कीमा का ना कोड जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से मैं यहाँ पे अपने स्कीमा के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा। लाइक मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों के सामने अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आता हूँ और आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, मैंने ये प्रोडक्ट खोल ली। अब मुझे इस प्रोडक्ट के लिए स्कीमा मार्कअप बनाना है। मैं चाहता हूं कि यूजर पास्ता रेसिपी की तरह जब मेरी प्रोडक्ट गूगल पे आकर सर्च करे ना, तो उसके नीचे भी रिव्यूज शो हो, उसके नीचे भी रेटिंग शो हो, उसके नीचे भी अलग अलग किस्म का डाटा शो हो। उसके लिए मैं अब इसका क्या करूंगा, स्कीमा मार्कअप बनाऊंगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ, प्रोडक्ट का नेम क्या है, डेफोस्टेव। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ जी डेफोस्टेव प्रोडक्ट नेम है। इमेज का यूआरएल, ये जो इसकी इमेज लगी हुई है ना, इसके राइट क्लिक करना है, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस पे जाना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे जाना है एंड वापस आके मैंने क्या करना है, इमेज यूआरएल में उसका एड्रेस पेस्ट कर देना, ठीक है। इमेज एड्रेस आ गया मेरा। ब्रांड नेम क्या है इसका, डेफो आ गया। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है एक्चुअल के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में ना हर किस्म के डाटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज रखी जाती हैं, जिनके ऊपर उसको मैयर किया जाता है। लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम के केस में क्या होता है, यूजर नेम असाइन किए जाते हैं। वेबसाइट के केस में डोमेन असाइन किए जाते हैं। पूरी दुनिया में स्टॉक को मैनेज करने के लिए नॉर्मली एसकेयू कोड्स असाइन किए जाते हैं, जिस तरह बार कोड्स होते हैं, क्यूआर कोड्स होते हैं, इसी तरह एसकेयू कोड्स असाइन किए जाते हैं अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाँ जी भाई मैं एसकेयू कोड से ही अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना चाहता हूँ। मैंने एसकेयू कोड रख दिया, प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपकी लंबी से डिस्क्रिप्शन है आपने वो ऐड कर दी। एसकेयू कोड क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 मेरा इंटरनल कोड है, इसका यूजर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने वो ऐड कर दिया। कोई आप ऑफर लगाना चाहते हो इधर, ठीक है, वो ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई एग्रीगेट ऑफर लगाना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी एग्रीगेट ऑफर लगाना चाहता हूँ। एग्रीगेट ऑफर का मतलब है लाइक जिस तरह जो कोई क्राइटेरिया के ऊपर, लाइक जिस तरह मेरी रेटिंग्स होती हैं, रेटिंग्स का क्राइटेरियाज होते हैं, वो मेरे एग्रीगेट काउंट होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट बनता है वो है उसके ऊपर। हाँ, ये समझ लो किसी क्राइटेरिया के ऊपर मेरा ये काम बनने वाला है जो मैं आगे बनाने वाला हूँ। मैंने एग्रीगेट ऑफर सेट कर दी, वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दिया, प्राइस की करेंसी क्या है वो ऐड कर दी, ठीक है, लो प्राइस हाई प्राइस ये सब कुछ ऐड कर दिया। अब लास्ट पे वो मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू। मैंने कहा आप क्या क्राइटेरिया लगाना चाहते हो, उसने कहा, मैंने कहा मैं एग्रीगेट क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ। एग्रीगेट किसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी रेटिंग्स के ऊपर लगाना चाहता हूँ। एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू, नॉर्मल टोटल एग्रीगेट की रेटिंग वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 10 फॉर एग्जाम्पल। नंबर ऑफ रेटिंग्स कितनी आई है, 50 रेटिंग्स मुझे मिल गई है अभी तक। हाईएस्ट मुझे कितनी मिली है वैल्यू, 10 ही मिली है, और लोएस्ट कितनी मिली है, 5 मिली है। अब क्या होगा, गूगल के सामने जिस तरह यहाँ पे पास्ता रेसिपी की रेटिंग शो हो रही थी ना, मैं जरा वापस आता हूँ, जरा वापस आके दिखाता हूँ, जिस तरह ये शो हो रहा था, इसमें अब क्या वो मुझे बताएगा कि टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितनी है इस ऑफर की, 10 स्टार्स की ऑप्शन अवेलेबल है। इस 10 में से मुझे क्या हुआ है, 50 रेटिंग्स मिल गई हैं, जहाँ पे यहाँ पे ये शो करे ना कि इसको 268 वॉट्स मिले, वहां पे मुझे क्या शो करेगा कि 50 रेटिंग्स मिल गई हैं, 50 वॉट्स मिल गए होती हैं। बिल्कुल आप इसको 5 भी रख सकते हो, यहाँ से आ जाओ, इसको 5 रख लो, यहाँ पे आके इसको 5 कर दो और हाईएस्ट वैल्यू को भी 5 कर दो और इसको यहाँ पे आके 3 कर दो। अब क्या होगा, अब गूगल ये बताएगा कि भाई 5 स्टार की रेटिंग है जिसमें से मुझे 50 रेटिंग्स मिल गई हैं, ठीक है, 50 रेटिंग्स मिली है। 50 में से हाईएस्ट रेटिंग मुझे क्या मिली है, 5, और लोएस्ट कितनी मिली है, 3 स्टार। ये मैंने एक एग्रीगेट वैल्यू सेट कर दी, क्राइटेरिया सेट कर दिया अपने स्कीमा मार्कअप का, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट पे लगा था? नहीं, वेबसाइट में नहीं लगा हुआ, ठीक है। वैसे अगर लगाना हो तो उसका तरीका क्या होगा, मेरा ये सारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ से आके इस पूरे के पूरे कोड को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने अगेन वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, किस तरह करना है, मैंने हेड सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देना। हेड सेक्शन में पेस्ट करने का तरीका हमने सीखा हुआ पहले, याद है सबको कि नहीं याद, बता दूं एक बार, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट पे आ जाना है कोई भी गूगल की। लाइक मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ आपके सामने, इधर आते हैं एंड एक वेबसाइट खोल लेते हैं I&I वाली।
इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने कहाँ आना है, इसके यहाँ पे आ जाना है थीम फाइल एडिटर के ऊपर, अपीयरेंस में जाना है एंड अपीयरेंस के अंदर मेरे पास लास्ट पे ऑप्शन आ रही है कौन सी, थीम फाइल एडिटर की, आपने यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप थीम फाइल एडिटर पे जाओगे, लेट्स सी मुझे जरा कहाँ पे लेके जाता है, एक दफा लोड हो जाए। लो जी, ये मैं आ गया हूँ अपने थीम फाइल एडिटर के पार्ट के ऊपर। अब थीम फाइल एडिटर मैंने किस सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करना था, हेडर के सेक्शन में। मैं जरा यहाँ से आता हूँ और ढूंढता हूँ अपना हेडर डॉट पीएचपी। ये आ गया कौन सा मेरा, हेडर डॉट पीएचपी। मैं हेडर डॉट पीएचपी में जाता हूँ। ठीक है, एंड जैसे ही मुझे ये हेडर डॉट पीएचपी लॉड करके देता है, लेट्स सी मुझे क्या शो होता है यहाँ पे। ये क्या है, एक्चुअली मेरी सारी थीम की फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे इस जिस भी फाइल में जाके कोई भी कोडिंग को छेड़ना है ना, तो मैं यहाँ से छेड़ सकता हूँ। अभी मेरा हेडर डॉट पीएचपी खुल गया। ये एक्चुअली क्या है मेरा, कॉपी करके हम देते हैं वो वीएस पे, वीएस कोड, विजुअल कोड पे, किस मेरे पे, वीएस कोड पे जो कोडिंग पे वेबसाइट बनती है उसके सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे ये वेबसाइट ऐसे रेडी कर देगा। हाँ, वहाँ पे भी आपने सिर्फ हेडर में जाके पेस्ट करना है, कस्टम कोड। ये सारा कोड है, इसके सारे कोड उठा के, ये वाला सारा कोड उठा के ले जाओ। नहीं, आप सारा कोड कैसे लेके जाओगे, तो अलग अलग सेक्शंस में कोड बना हुआ है ना, आपको उसको अलग अलग सीक्वेंस वाइज पहले लाना पड़ेगा। हाँ, फिर उसमें बन सकते। ठीक है, HTML की कोड बनेगी, लेकिन ये HTML का कोड है, ये वर्डप्रेस की कोडिंग होगी। हाँ, उसमें लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ना। अगर आप HTML में जा रहे हो तो फिर तो यही है। ये जो कोडिंग है, आप जो फ्रंट एंड पे वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो ना, ये जो कोडिंग आ रही है ना, ये इस तरह आ रही है कि जो फ्रंट एंड पे मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ ना, वो बैक एंड पे ये कोडिंग हो रही है, जिसकी बेस पे वो फ्रंट एंड पे ये काम शुरू हो रहा है। मैं तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वर्डप्रेस का बिल्डर मेरे लिए कोड लिख रहा है बैक एंड पे। बट वहाँ पे तो हम फ्रंट एंड पे HTML में CSS पे काम करते हैं, बैक एंड पे पाइथन वगैरह पे काम करते हैं। उसमें केस अलग होता है ना, इसमें सारा का सारा काम मेरा HTML के ऊपर हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मेरा पाइथन में भी होता है, कुछ PHP में भी होता है, बट जो पाइथन PHP में होता है ना, उसमें थोड़े से मसले बन जाते हैं। अभी हम सर्च कंसोल पढ़ने लगे हैं ना, उसमें आप लोग देखोगे वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देता है मेरे लिए। वो किस तरह करता है, अभी हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, फोर नाउ जरा इसको समझ लो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने किस पार्ट पे, हेडर के पार्ट पे। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास PHP का टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, मेरे पास बाकी HTML के टैग्स भी लगे हुए हैं। ये हेड सेक्शन से स्टार्ट होके मेरे पास नीचे ये हेड है, यहाँ तक मेरे पास सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है, मेरा हेडर का सेक्शन पड़ा हुआ है। मुझे इस हेडर सेक्शन में कोड को पेस्ट करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ के स्पेस में डालूंगा एंड ये चीज मैंने अपना स्कीमा मार्कअप का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने सिंपली क्या करना है, नीचे आना और अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। मेरा क्या होगा, स्कीमा मार्कअप मेरी इस वेबसाइट पे लग जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई क्लियर, डन हो गया। अब आपको आगे सर क्या यही तरीका है स्कीमा मार्कअप लगाने का, नहीं, इसके अलावा प्लगइन्स के थ्रू भी तरीका आता है स्कीमा मार्कअप जनरेट करने का। वो किस तरह आता है, मेरे पास एक प्लगइन यहाँ पे हुआ है, कौन सा, स्ट्रक्चर्ड डाटा के नाम से। आपने सिंपली ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और वहां से जाके एक स्ट्रक्चर्ड डाटा के नाम का प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। इस प्लगइन के ऊपर आपने जाना है, जैसे आप प्लगइन के ऊपर जाओगे स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर, लेट्स सी ये मुझे किस तरह से स्कीमा मार्कअप्स बनाने की ऑप्शन देता है। हियर यू गो, ये मेरे पास आ रहा है स्कीमा मार्कअप का स्ट्रक्चर्ड डाटा का प्लगइन। इसके ऊपर अगर आपने कोई भी प्लगइन बनाना है, आप क्या करोगे, ऐड स्कीमा टाइप के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है भाई किस तरह की आपको स्कीमा टाइप चाहिए। भाई मुझे अगेन प्रोडक्ट स्कीमा टाइप चाहिए। मैं आके प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट स्कीमा टाइप, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पास, भाई मुझे अभी प्रोडक्ट के ऊपर बनवाना है लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हाँ ठीक है, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू, अगर आप जाते हो कि आपको चाहिए है कि आपकी प्रोडक्ट का स्कीमा बने और हर प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाए। अभी जो मैंने काम किया वो तो क्या किया, मैंने एक अपने मेन होम पेज के लिए स्कीमा बनाया। ठीक है, अगर आप हर पेज के ऊपर स्कीमा लगाना चाहते हो, हर प्रोडक्ट पेज के लिए स्कीमा लगाना चाहते हो, तो आपको हर पेज के ऊपर डेडिकेटेड जाके स्कीमास को ऐड करना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस प्लगइन को यूज कर रहा हूँ तो ये मेरा सिर्फ इस प्लगइन के थ्रू ही ऑटोमेटिकली तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर स्कीमा लगा सकता है। किस तरह, मैं इसको कहता हूँ माई प्रोडक्ट इज अगर इक्वल टू है किसके,
यहाँ आके सर्च करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे अभी ना प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अभी प्रोडक्ट्स एडिड नहीं है इस वेबसाइट में, ठीक है। नहीं ये मेरा पेज का टाइटल है, वो पेजेस शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ये पेजेस शो कर रहा है। पोस्ट टाइप के ऊपर आ जाते हैं जरा, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। मैं इक्वल टू जाता हूँ एंड नाउ देखो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मैं उसको कहता हूँ मेरी कोई भी टाइप, जो भी मेरा कंटेंट है उसकी टाइप अगर इक्वल हो किसके, पोस्ट के, यानी कि मेरे वेबसाइट के तमाम पोस्ट के ऊपर लगा दो। पेज का मतलब है तमाम पेजेस के ऊपर लगा दो। पोस्ट और पेज के अंदर फर्क होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना। तो पोस्ट का मतलब है कि भाई मेरे तमाम पोस्ट के ऊपर लगा दो, पेज का मतलब है तमाम पेजेस के ऊपर लगा दो, अटैचमेंट का मतलब है जो भी मेरी एडिशनल अटैचमेंट्स हैं वेबसाइट पे उन सब के ऊपर लगा दो। एंड प्रोजेक्ट का मतलब है मैंने कोई एडिशनल थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट लाके इसके ऊपर लॉन्च कर दिया, कोई थर्ड पार्टी टूल का यूज कर लिया, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दो। अभी मुझे प्रोडक्ट के ऑप्शन शो नहीं कर रहा, अगेन क्यों, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं की हुई। जब प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं पोस्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करके क्या कर देता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, लेट्स सी मुझे कहाँ लेके आता है, डन। इतना सा स्टेप था, मेरा स्कीमा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब जरा लेट्स को पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी अभी मुझे कहाँ लेके जाता है। ये आ गया मेरा स्कीमा, ये वाला मेरा स्कीमा है जो कि ऑटोमेटिकली अब सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे क्या हुआ, मेरी तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड हो गया। आपने इसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो उसमें आप इसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करके वो आप इसमें कस्टमाइजेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मेरे पास अभी इसमें अभी एक ही स्कीमा यहाँ पे शो कर रहा है। आप मल्टीपल स्कीमास ऐड करके इसके ऊपर कस्टमाइजेशन में जाके आपने कोई रेटिंग्स को आगे पीछे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट की वैल्यू को आगे पीछे करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने मैनुअल स्कीमा मार्कअप की कोड के ऊपर किया था उसी तरह से आप इसके अंदर भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि प्लगइन्स को कम से कम यूज करें, क्योंकि जितने ज्यादा प्लगइन्स होंगे ना उतना ही वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही होगी आपकी। अब देखो जो मैंने आपको हेडर में जाके पेस्ट करने के बाद बताई है ना कोड की, हमारे पास एक प्लगइन होता है हेडर एंड फुटर कोड मैनेजर के नाम से, ठीक है, HCFM के नाम से, हेडर एंड फुटर सॉरी HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। अगर आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हो विद इन अ सिंगल क्लिक आपके पूरे हेडर सेक्शन में जो जो आपने कोड्स पेस्ट करने हैं वो आपको कर देता है। बट अगेन जितने प्लगइन ज्यादा होंगे उतनी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, तो इसलिए मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया जाके प्लगइन को कोड को ऐड करने का। अगर आप चाहो तो आप हेडर फुटर कोड मैनेजर HFCM का प्लगइन डाउनलोड करो, वो बहुत इजीली आपकी वेबसाइट पे प्लग आपके जो कोड्स हैं उनको अटैच करना शुरू कर देगा, ठीक है। थीम एक टाइम सिंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्कीमा मार्कअप के बाद क्या पूछ रहा हूँ, स्कीमा मार्कअप के बाद नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, जरा इसके ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने हम लोगों ने अभी तक दो तरह के डाटा को पढ़ा कि हमारी वेबसाइट पे दो तरह की ट्रैफिक आती है, एक आती है यूजर्स की और एक आती है क्रॉलर्स की। अब क्योंकि जब क्रॉलर मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और आके मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू करता है, क्रॉल करना शुरू करता है, तो वो है तो एक क्रॉलर ही ना, यानी कि है तो एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर ही। क्रॉलर कोई मैन मेड बंदा तो नहीं है, क्या कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ क्रॉलर की शक्ल में। क्रॉलर तो एक्चुअली क्या है, एक मशीन मेड सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल कर रहा है। अब क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो क्रॉल करने आए और उससे कोई गलती हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो गलती से कोई पेज या कोई पार्ट क्रॉल करना भूल जाए, या कोई पेज गलत किस्म का क्रॉल कर ले, या कोई पेज क्रॉल करने से रह जाए उससे? तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो सारे एरर्स हैं, या फिर यूं समझ लो कि क्रॉलर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग मुझे किसमें देखने को मिलती है? गूगल सर्च कंसोल के अंदर। मेरे पास दो किस्म के गूगल के रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, एक होता है गूगल एनालिटिक्स और एक होता है गूगल सर्च कंसोल। यूजर्स के डाटा की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलती है? गूगल एनालिटिक्स में, एंड क्रॉलर्स के डाटा की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलती है? गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, दो तरह के टूल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। यूजर्स मुझे कहाँ देखने को मिल रहे हैं? एनालिटिक्स में, एंड बॉट्स की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिल रही है? सर्च कंसोल के अंदर। चलो जरा सर्च कंसोल के सेटअप की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम सर्च कंसोल को सेटअप किस तरह कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं जरा इधर से आ जाता हूँ। आपने ये करना है, सिंपली गूगल पे आना है और गूगल पे आके सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल और आपने कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई गूगल सर्च कंसोल की। ठीक है, आप गूगल सर्च कंसोल पे आ जाना है एंड यहाँ से आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
मुझे ये डायरेक्टली ले आया मेरे सर्च कंसोल के पार्ट पे, क्योंकि मेरी पहले से ही इसके अंदर प्रॉपर्टी एडिड है। आपको ये कहाँ लेके आएगा, आपको ये लेके आएगा कुछ इस तरह की विंडो पे लाइक दिस, जहाँ पे आपको कहेगा कि भाई अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी को ऐड करो। प्रॉपर्टी को क्या मतलब है, वेबसाइट ऐड करो। गूगल सर्च कंसोल आपकी एक वेबसाइट को क्या कहता है, आपकी प्रॉपर्टी कहता है। आप जितनी भी इसमें वेबसाइट्स ऐड करोगे उन सब वेबसाइट्स को क्या कहेगा कि आपकी क्या एक प्रॉपर्टी है। हर वेबसाइट एक प्रॉपर्टी कहलाती है गूगल सर्च कंसोल के केस में। अब यहाँ पे क्या है, वो कहता है भैया प्रॉपर्टी ऐड करो इस गूगल सर्च कंसोल में, बट प्रॉपर्टी ऐड करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका क्या है, डीएनएस मेथड, जिसको हम लोग डोमेन मेथड भी कहते हैं, एंड दूसरा तरीका क्या है, यूआरएल प्रीफिक्स मेथड। ठीक है, इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझ लेना आपने। डीएनएस मेथड यानी कि डोमेन मेथड एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वेबसाइट है defo.pk के नाम से, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी defo.pk की वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं अभी के दिन में, या इस वेबसाइट में आगे आने वाले टाइम में जितने भी वेब पेजेस बनने वाले हैं, वो तमाम के तमाम वेब पेजेस की रिपोर्ट चाहिए मुझे। वो तमाम के तमाम वेब पेजेस पे सर्च कंसोल बनाना है मुझे। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, डीएनएस मेथड के थ्रू। डीएनएस या डोमेन मेथड वो मेथड है जिसके थ्रू आपकी एक सिंगल डोमेन के थ्रू उस डोमेन के आगे ऐड होने वाले तमाम वेब पेजेस, तमाम स्लग्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं लिखता हूँ defo.pk, मेरे इस defo.pk में जितने भी पेजेस आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं या आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करने वाले हैं, वो तमाम पेजेस की रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी के अंदर खुद ब खुद क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? डीएनएस मेथड को क्या हुआ मांगेगा, किस तरह मांगेगा मैं भी आपको बताने लगा। नहीं ऐसा नहीं होता, आपको ऐड करने का प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ होगा क्या, कैसे होगा। आप यहाँ पे आके एंटर करोगे defo.pk, ठीक है। defo.pk एंटर करने के बाद ये आपको क्या कहेगा, भाई अपने डोमेन की, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पूरा डोमेन ऐड कर रहे हो, आप कोई यूआरएल नहीं ऐड कर रहे हो, आप पूरा डोमेन ऐड कर रहे हो एक्चुअली सर्च कंसोल में। तो वो आपको क्या कहेगा, डोमेन की डीएनएस वेरिफिकेशन करवा के लाओ। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था हर डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं, जिनमें नेम सर्वर्स आते हैं, जिनमें सी नेम रिकॉर्ड आता है, टीएक्सटी रिकॉर्ड आता है, आईपी रिकॉर्ड आता है। याद है किसी को? हम लोगों ने जब लाइव फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट इन्फिनिटी फ्री पर डिप्लॉय की थी ना वेबसाइट, तब हम लोगों ने देखा था कि हर डोमेन के एक नेम सर्वर्स वगैरह होते हैं जिनको मैं जाके चेंज कर सकता हूँ अपने डोमेन की कंट्रोल एक्सेस देने के लिए किसी को। मैं आपको एक बार दोबारा जाके दिखा भी देता हूँ, सी पैनल से नहीं, जहाँ से आपने डोमेन ली होती है वहां से मैं आपको दोबारा जाके एक दफा दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ एंड अपने एक डोमेन का रिकॉर्ड्स खोल लेता हूँ। आपने जहां से भी डोमेन ली होगी ना, वही जगह से आपको ये सी नेम रिकॉर्ड चेंज करने की, डीएनएस रिकॉर्ड चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैंने पीकेनिक से ली हुई है, मैं यहाँ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपना यूजर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ माई डोमेन्स में, मैनेज डोमेन्स में, एंड ये आगे मेरी एक डोमेन पड़ी हुई। मैं इस डोमेन पे आ जाता हूँ। इस डोमेन पे देखो नीचे मेरे ये क्या पड़े हुए हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स। डीएनएस रिकॉर्ड क्या होते हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हर डोमेन के ना दो किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक होते हैं ऑनरशिप रिकॉर्ड और एक होते हैं कंट्रोल एक्सेस रिकॉर्ड। यूँ समझ लो कि जो डीएनएस रिकॉर्ड है ना, ये कंट्रोल एक्सेस रिकॉर्ड है। आपकी डोमेन की ऑनरशिप किसके पास है, जिससे आप अपने डोमेन को परचेज कर रहे हो, बट आपकी जरूरी तो नहीं है कि आपकी ऑनरशिप उसके पास है तो आपकी होस्टिंग भी उसी के पास होगी, आपने सिर्फ यूज ही उसके पास करनी है। आप तो मल्टीपल जगहों पे डोमेन को यूज कर सकते हो। तो अगर आप किसी और जगह डोमेन को यूज करना चाहो तो उसका क्या तरीका है, आप अपनी डोमेन की कंट्रोल एक्सेस दे रहे होगे उस वेबसाइट को जहां आप होस्टिंग ले रहे हो, जहां से, या जहां पे आप कोई और काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डोमेन ली GoDaddy से और अब आप होस्टिंग ले रहे हो जाके होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर आपको क्या कहता है, अपनी डोमेन के नेम सर्वर्स चेंज करो, मेरे नेम सर्वर जाके वहां पे लगा दो। तो उससे क्या होगा, उसकी कंट्रोल एक्सेस होस्टिंगर के पास चली जाएगी। फॉर एग्जांपल होस्टिंगर ने आपको अपने नेम सर्वर दे दिए, आप यहाँ मॉडिफाई में जाओगे और यहाँ पे उसके नेम सर्वर जो भी उसने दिए होंगे वो लाके एक एक करके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। अभी फॉर नाउ अगर हम सर्च कंसोल के ऊपर रहते हैं तो सर्च कंसोल मुझे क्या कह रहा है, डीएनएस वेरिफिकेशन चाहिए मुझे। डीएनएस वेरिफिकेशन में ये क्या मुझे देता है, टीएक्सटी रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई वेबसाइट ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों में से किसी की वेबसाइट बनी हुई है, इन्फिनिटी फ्री वाली बता दो। चलो इन्फिनिटी फ्री वाली हम अपनी ले लेते हैं। यहाँ मैंने इन्फिनिटी फ्री वाली ली, ये वाली। मैं जरा इसके डोमेन ले लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, डोमेन सॉरी, मैं यहाँ आता हूँ इसके डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ। याद रखना आप लोग डोमेन की जब मेथड पे जा रहे हो तो आपने HTTP स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना, आपने सिर्फ ये ऐड करना है। ठीक है,
मैं जाता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी मुझे ये क्या देता है, ये आ गया। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, अगर आपने इस डोमेन को, इस पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल में ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गूगल का txt रिकॉर्ड है ना, ये जाके अपने डोमेन के txt रिकॉर्ड में डाल लिख देना जाके। किस तरह लिखोगे, यहाँ से इस रिकॉर्ड को कॉपी किया और आगे वापस अपने कहाँ पे, जहाँ पे आपका ये डीएनएस रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, ये क्या ऑप्शन आ रही है txt रिकॉर्ड की। इस txt रिकॉर्ड पे आपने क्या करना है, अपना वो वाला txt रिकॉर्ड पेस्ट करना है। सिंपल इज दैट। आपने पेस्ट करके इसको अपडेट करना है और जैसे ही आप अपडेट करोगे आपका डीएनएस रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और आपका गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा, वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। डीएनएस रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट तरीका जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास यूआरएल प्रीफिक्स का मेथड। यूआरएल प्रीफिक्स क्या होता है, आप कहते हो कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट का डाटा इसके ऊपर आए, मैं चाहता हूं कि मेरे किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल का डाटा इसके ऊपर आए बस। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का यूआरएल है एक defo.pk/handbag, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में वो भी आ जाएगा https://defo.pk/handbag, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का एक यूआरएल है। यूआरएल क्या है कि एक कैटेगरी पेज बना हुआ है हैंडबैग्स का। मैं चाहता हूं कि भाई पूरी वेबसाइट एक साइड पे रहे, मुझे सिर्फ इस एक वेब पेज का या इससे आगे आने वाले वेब पेजेस का डाटा शो हो। लाइक हैंडबैग के प्रोडक्ट पेज और हैंडबैग के अंदर आने वाले, यानी कि इसमें स्लैश के आगे न्यू नाम ऐड होने वाले, न्यू स्लग होने वाले तमाम वेब पेजेस का डाटा शो हो जाए। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू। उसके अंदर मैं सिंगल यूआरएल को ऐड कर रहा हूँ। फॉर नाउ मैं आपको जरा इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और मैं दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक यूआरएल प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है एंड एक यहाँ पे मैंने अपनी डोमेन प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। मैं डोमेन प्रॉपर्टी के ऊपर आता हूँ एंड कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मेरी डोमेन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। अगर मैं ओवरव्यू में देखूं, सबसे पहले वो मुझे बता रहा है भाई कब कब कितने कितने क्लिक्स आए मेरी वेबसाइट के ऊपर। मैं कहता हूँ ठीक है जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे मुझे बेसिक ओवरऑल वो सारा डाटा दे रहा है। मैं जरा इस डाटा से हटके थोड़ा सा परफॉर्मेंस के पार्ट के ऊपर आ जाता हूँ एंड हियर यू गो। ये एक्चुअल में वो डाटा है जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। परफॉर्मेंस के पार्ट में वो मुझे सबसे पहले क्या बता रहा है, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरी वेबसाइट पे गूगल से सर्च करके, ये नहीं कि कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से भी, गूगल से सर्च करके कितने क्लिक्स आए हैं लोगों के 56, इंप्रेशंस कितने आए हैं 1.4 के, एवरेज सीटीआर क्या रहा है। सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखने के बाद क्लिक किया। सीटीआर रेट कितना आ रहा है 3.9%। एवरेज पोजीशन क्या आ रही है 11। पोजीशन क्या होती है, गूगल पे हर एक जो प्लेसमेंट बनी होती है वो एक पोजीशन कहलाती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सारे बैग्स के हाँ सारे जो बैग्स के जिन भी कीवर्ड्स पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उन कीवर्ड्स के अंदर मेरी एवरेज पोजीशन 11.4 है। यानी कि गूगल पे 11.4 नंबर पे ऑन एन एवरेज, बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। 11.4 नंबर पे ऑन एन एवरेज मेरे वेब पेजेस रैंक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था रैंकिंग वेबसाइट की नहीं होती, वेब पेजेस की होती है। तो ये मुझे मेरे तमाम वेब पेजेस की एवरेज पोजीशन बता रहा है तमाम कीवर्ड्स के ऊपर। एक वेब पेज मेरा एक कीवर्ड पे 10 पे रैंक कर रहा है, एक 1 पे कर रहा है, एक 20 पे कर रहा है, एक 30 पे कर रहा है, एक 15 पे कर रहा है। तो उन तमाम वेब पेजेस की रैंकिंग को लेके उनकी एवरेज वैल्यू निकाल के मेरे पास क्या निकल रही है, मेरी एवरेज पोजीशन। क्लियर हुआ। तो ये मेरी मुझे यहाँ पे एवरेज पोजीशन बता रहा है। मैं जरा नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ मुझे मेरे ये कीवर्ड्स भी बता रहे हैं कि भाई किस कीवर्ड पे किस क्यूरी के अगेंस्ट आपको कितने क्लिक्स मिले हैं और कितने इंप्रेशंस देखने को मिले। यहाँ पे मुझे ये सारा डाटा बता रहा है भाई किस किस कीवर्ड के साथ मुझे सर्च किया जा रहा है गूगल पे। क्लियर है यहाँ तक सबको। ये होगी मेरी बेसिक सी कुछ परफॉर्मेंस की रिपोर्ट। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर पेजेस के पार्ट के ऊपर। पेजेस के पार्ट के ऊपर क्या होता है, पेजेस के पार्ट के ऊपर आके मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मेरे कितने पेजेस हैं जो कि गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड हैं और कितने पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं है। आप कहोगे सर इंडेक्सिंग तो आपने बताई नहीं, आप डायरेक्टली इंडेक्स पेजेस के ऊपर आ गए हो। चलो जरा पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मैंने कहा आना है, ये मेरे पास ऑप्शन है कौन सी, साइट मैप्स की। गूगल पे सर्च करके भी लगा देते हैं, साइट मैप्स के लिए तो वेबसाइट खोलते हैं। कैसे हम देखो गूगल पे वैसे साइट मैप्स के लिए तो वेबसाइट खोलते हैं, वहां से भी होता है। क्या हो जाता है इंडेक्सिंग? नहीं, अगर आप खाली साइट मैप खोलते हो ना वो आपकी इंडेक्सिंग नहीं होती, वो तो सिर्फ आपके साइट मैप में वेबसाइट पेजेस के वो लिंक पेस्ट करते हैं। वो तो आपके सिर्फ साइट मैप में लिंक्स पड़े हुए हैं, वो इंडेक्स नहीं हो रहे।
आपके साइट मैप में पड़े हुए लिंक सिर्फ गूगल के बॉट्स के लिए एक मैप की शक्ल में लिंक्स पड़े हुए हैं। साइट मैप में हर पड़ा हुआ लिंक ऑटोमेटिकली इंडेक्स नहीं होता, वो आपको मैन्युअली आके यहाँ पे करनी पड़ती है। ब्लॉगर में तो आप आके मैन्युअली एक एक यूआरएल को अलग अलग से इंडेक्स करते हो ना, ठीक है। अगर आप एक एक यूआरएल को इंडेक्स करने बैठोगे तो लाइक मैंने आपको बताया मेरे कितने पेजेस हैं, 2000 पेजेस को मैं एक एक करके इंडेक्स करने बैठूं, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा अपनी वेबसाइट का साइट मैप खोलूंगा। मैं इधर आता हूँ dev4.pk/sitemap.xml, ये मेरा साइट मैप है, इसको खोलूंगा और अब इस यूआरएल को कॉपी करके वापस आके यहाँ क्या करूंगा, साइट मैप के यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। याद रखना अपने पूरा साइट मैप का यूआरएल पेस्ट करना है, कुछ ऐसे नहीं करना बीच में कोई एक आधा अल्फाबेट आगे पीछे हो जाए। पूरा साइट मैप का यूआरएल पेस्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करोगे आप देख सकते हो मेरा पहले का एक साइट मैप सबमिट हुआ है, उसका स्टेटस सक्सेस आ रहा है। उसके थ्रू वो मुझे क्या बता रहा है, मेरे पेजेस वो डिस्कवर कर रहा है और पेजेस डिस्कवर करके उसको अब क्या करी जा रहा है, बैकएंड पे इंडेक्स करी जा रहा है। अब अगर मुझे ये देखना है कि मैंने अपना साइट मैप तो लगा दिया है, जो कि ये मेरा साइट मैप है, ये उसके पेजेस की डिटेल्स आ रही हैं, तो इसमें से अब कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स हो गए हैं और कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये चीज देखने के लिए मैं आऊंगा कहां पे, इस पार्ट पे, दैट इज द पार्ट ऑफ पेजेस। जैसे ही अब आप एक चीज याद रखना, जैसे ही आप जैसे ही आप साइट मैप सबमिट करोगे ना, जैसे आप साइट मैप सबमिट करोगे तो आपके उस साइट मैप में एग्जिस्ट करने वाले तमाम वेब पेजेस गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाएंगे, गूगल पे इंडेक्सिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अब गूगल का क्रॉलर उस इंडेक्सिंग की रिपोर्ट को लेके जाएगा आपके robot.txt के पास और वहां से जाके इंस्ट्रक्शंस लेगा कि भाई इनमें से किस किस वेब पेज को इंडेक्स करना है, किस किस वेब पेज को क्रॉल करना है, किस किस वेब पेज को क्रॉल नहीं करना। जिसको नहीं करना वो मेरे पास नॉट इंडेक्स्ड के अंदर आ जाएंगे और जिसको करना है उसको इंडेक्स करके यहाँ पे इंडेक्स्ड के पार्ट के अंदर आ जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि भाई खाली ये बात जरूरी नहीं है कि robot.txt की वजह से वो इंडेक्स ना करे, और भी बहुत सी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो मेरे वेब पेजेस को इंडेक्स करने से रोक सकता है। अब मेरा काम ये है कि भाई मैं ये देखूं कोई ऐसा वेब पेज ना रह जाए जो बाय मिस्टेक इंडेक्स ना हो सका। मेरा वेब पेज कोई जरूरी था और बाय मिस्टेक इंडेक्स नहीं हो सका गूगल के क्रॉलर से, उसका तो मेरे लिए नुकसान ही है। वो मैं कैसे चेक करूंगा, यहाँ आ जाऊंगा नॉट इंडेक्स पेजेस के ऊपर एंड हियर यू गो। यहाँ पे मुझे वो क्या शो कर रहा है कि ये इतने पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए, किसकी वजह से, इन रीजंस की वजह से। सबसे पहले रीजन क्या है, 1230 पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, कैनोनिकल टैग की वजह से। कैनोनिकल टैग क्या होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे जो सेम कंटेंट अलग अलग यूआरएल्स पे आता है वो मेरा कैनोनिकल इशू होता है। तो अगर मैं मेन पेज का टैग बाकी डुप्लीकेट पेजेस पे लगा देता हूँ तो गूगल मेरे किस पेज को सिर्फ कंसीडर करता है, मेन पेज पर जिसका कैनोनिकल टैग लगा हुआ होगा। मेरे 1230 पेजेस प्रोडक्ट वेरिएशंस की वजह से क्या हो रहे हैं, कैनोनिकल इशू का शिकार हो रहे थे, जिसमें मैंने कैनोनिकल टैग्स लगा दिए। तो क्या हुआ, गूगल ने उन डुप्लीकेट पेजेस को इंडेक्स ही नहीं किया। गूगल किन पेजेस के ऊपर आ गया, मेरे मेन पेजेस के ऊपर आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड 404 का एरर, 132 पेजेस किसी वजह से स्लग चेंज हो गया, कोई कंटेंट इधर कुछ आगे पीछे हो गया, कोई यूआरएल हिल गया, कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे वेब पेजेस 404 के एरर के ऊपर आ गए। अब ये 404 के एरर वाले पेजेस कितने, 132, इनको भी उसने क्या किया, इंडेक्स नहीं किया। पेजेस विद रीडायरेक्ट, कल हमने रीडायरेक्शन पढ़ी थी, 301 एंड 302 रीडायरेक्शन याद है। मेरे 68 पेजेस कौन से हैं जिन पे मैंने रीडायरेक्शन लगा दी है किसी भी वजह से, क्या बेशक वो एरर आ रहा था उनमें या जो भी आ रहा था, मैंने उन पे रीडायरेक्शन लगा दिए। तो रीडायरेक्शन की वजह से उसने क्या किया, नए वेब पेजेस को इंडेक्स कर दिया, मेरे पुराने वेब पेजेस को इंडेक्स नहीं किया, क्योंकि उनको तो मैंने परमानेंटली मूव कर दिए, 301 की रीडायरेक्शन लगा दी है, तो अब उनको गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। डन। ब्लॉक बाय robots.txt, मैंने आप लोगों को कल अपनी robot.txt की फाइल दिखाई थी, याद है आपको, उसमें मैंने मल्टीपल पेजेस को डिसअलाउ के अंदर रखा हुआ था। अभी जो डिसअलाउ वाले पेजेस है ना, वो सब भी वो इंडेक्स नहीं करेगा robot.txt की। अगर आप अलाउ कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, वो ये 8 पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक ड्यू टू सम एनी अदर एरर्स, 403 का एरर, 40 के अलावा और कोई एरर आ रहा है तो उसकी वजह से ये भी मेरे पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो पा रहे। ये कौन से पेजेस हैं, ये वो पेजेस हैं जिनको वो कह रहा है भाई मैंने क्रॉल किया है, गूगल के क्रॉलर ने क्रॉल किया है, बट किसी वजह से इंडेक्स नहीं हो सके, किसी वजह से गूगल के डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं हो सके। अब जब तक इंडेक्स नहीं होंगे तब तक गूगल पे रैंक भी नहीं हो सकते, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। तो भाई मुझे तो इसको इंडेक्स करवाना है किसी भी तरह से। मैं क्या करूंगा, ये मेरे सारे यूआरएल्स हैं जो मेरे इंडेक्स नहीं हुए, मैं इन तमाम यूआरएल्स को एक एक करके उठा के कहां ले आऊंगा, आप अपने यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर।
यूआरएल इंस्पेक्शन ये पार्ट आता है मेरा सर्च कंसोल का, इसको हम लोग इंस्पेक्ट यूआरएल का भी नाम देते हैं। इसको हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा डेफो.pk का एक यूआरएल है, मैं इसको सेलेक्ट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर आके एंड लेट्स सी क्या होता है। ये मैं आया, मुझे सबसे पहले वो इसको इंस्पेक्ट करके क्या बता रहा है, यूआरएल इज ऑन गूगल, इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है, ये यूआरएल पहले से ही गूगल पे इंडेक्स्ड है। अगर आपका कोई ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट है, कहीं पे ऐसा अकाउंट है जिसपे आपके कुछ थोड़े बहुत यूआरएल्स हैं, साइट मैप नहीं बना हुआ, आप मैन्युअली इंडेक्स करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट यूआरएल पे आओगे, अपना यूआरएल पेस्ट करोगे और यहाँ पे आपको वो बता देगा कि भाई आपका पेज तो इंडेक्स नहीं हुआ हुआ है, ये गूगल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करोगे और आपका यूआरएल वो वाला क्या हो जाएगा, गूगल पे इंडेक्स हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग के भी दो तरीके हैं, एक है मैन्युअली यूआरएल इंस्पेक्शन के थ्रू आके इंडेक्स करवाना और एक है आपका साइट मैप की फाइल को अपलोड करके इंडेक्स करवाना। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, एक ही बार सारे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैन्युअली आके बार बार अलग अलग करने पड़े होंगे। अब आप कहोगे सर आपने एक मुझे कैशे मेमोरी का बताया था, आपने एक बताया था कि भाईजान मेरे पास होता है वो कैशे वर्जन स्टोर होता है मेरी वेबसाइट का, वो भी देख लेते हैं किस तरह होता है। मैं टेस्ट लाइव यूआरएल पे जाता हूँ एंड लेट्स सी मुझे यहाँ पे क्या रिपोर्ट ला के देता है। इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये जो ऑप्शन है गूगल सर्च कंसोल पे जाना है, इसके अलावा प्रैक्टिस करो तुम जा सकते हैं। क्या मतलब, ये जो भी हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, हाँ अगर हमारी अपनी डोमेन नहीं है, यूआरएल नहीं है, तो उसको हम कैसे फिर देख सकते हैं? आप ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बना लें, ब्लॉगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है, आप ब्लॉगर पे अकाउंट बनाएं और उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक कर दें, ठीक है। जब आप उसको लिंक करेंगे तो आपके पास उसमें तो डोमेन एक मिलती है ना, उस डोमेन के ऊपर आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लाइव टेस्ट अभी मुझे ना राइट नाउ वो बता नहीं रहा, वरना जब आप लाइव टेस्ट पे आते हो ना तो यहाँ आपको आके आपकी वेबसाइट का वो स्क्रीनशॉट या वो स्नैपशॉट दिखा देता है जो उसने कैशे मेमोरी के तौर पे आपकी वेबसाइट का अपने डेटाबेस में स्टोर किया होता है, ठीक है। अभी वो नहीं बता रहा, चलो हम आगे चलते हैं। राइट नाउ यहाँ तक सबको समझ आ गई कि इंडेक्सिंग के दो तरीके हैं, मैन्युअली यूआरएल इंस्पेक्ट में आके कर लो या फिर क्या करो, साइट मैप में जाके अपने का पूरा साइट मैप को इंडेक्स कर दो ताकि आपके वेब पेजेस सारे के सारे इंडेक्स हो जाएं। क्लियर है यहाँ तक सबको? बट स्टिल जो रीजंस मुझे यहाँ पे वो पेजेस में शो कर रहा था ना, आपके जिन भी पेजेस पे ये वाली रीजंस लगी होंगे ना, ये वाले पेजेस आपके कभी इंडेक्स नहीं होने वाले। तो ख्याल रखना कि ये वाली रीजंस आपकी बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी आपके मेन पेज को robot.txt ब्लॉक कर रहा हो, आपके लिए नुकसान है। ऐसा ना हो कि आपका कोई मेन पेज है जिसपे आपने कैनोनिकल टैग गलत लगा दिया, वो भी आपका इंडेक्स नहीं हो पाएगा कभी भी। तो इन चीजों का आपने अपनी वेबसाइट में बहुत खास ख्याल रखना है, ठीक है। इन सब के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का पार्ट आता है, कौन सा, कोर वेब वाइटल्स का। ये हमारा आज के दिन का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है और गूगल सर्च कंसोल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसको आप लोगों ने लाजमी ध्यान से समझ लेना है। होता क्या है, मैं जरा आपको यहाँ पे आके एक बार खोल के दिखा देता हूँ कोर वेब वाइटल्स और मैं कर देता हूँ एंटर। मैं जरा इमेजेस पे आता हूँ एंड हियर यू गो। नजर आ रहा है सबको? अच्छा जी, होता क्या है, मैंने आप लोगों को भाईजान पहले भी बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट पे ऑफ पेज एसईओ सही नहीं हुआ है ना, सिर्फ ऑन पेज एसईओ हुआ है, तो आप तब भी रैंक कर सकते हो, क्योंकि गूगल देखता है आपके कॉम्पिटिटर्स को। अगर आपका कॉम्पिटिटर ऑफ पेज एसईओ सही नहीं कर रहा है ना, तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर देगा अगर आपका ऑफ पेज एसईओ समहाउ अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हो रहा है। बट गूगल कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता एक चीज पे, दैट इज योर टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में गूगल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। टेक्निकल एसईओ का यूं समझ लो कि मेन हार्ट है मेरे पास कोर वेब वाइटल्स के नाम से। कोर वेब वाइटल्स होते क्या है मेरे पास, जब भी आप किसी डॉक्टर पे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपने आप को चेक कराने जाते हो, तो वो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपकी कुछ मेन वाइटल चीजों को चेक करता है। वाइटल चीजें कौन सी होती हैं आपकी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका बुखार, आपकी कुछ इस तरह की मेन वाइटल चीजों को चेक कर रहा होगा। आपके सर में दर्द हो रही है, सबसे पहले क्या चेक किए जाएंगे, आपके मेन वाइटल एसेंशियल्स चेक किए जाएंगे। लाइक आपका सर दर्द हो रहा है तो बुखार चेक किया जा रहा होगा, आपके बुखार के साथ आपको किस किस वजह से हो सकता है, आपको बुखार चेक किया जा रहा है, आपका बीपी चेक किया जा रहा है, शुगर चेक किया जा रहा है, इन सब चीजों के साथ इन चीजों को चेक किया जा रहा होगा, ठीक है। गूगल आपकी जो वेबसाइट है ना,
उसकी मेन चीजों को चेक करता है किन चीजों से, आपके इन 3 फैक्टर्स के ऊपर। गूगल यूं समझता है कि ये 3 फैक्टर्स LCP, FID एंड CLS, ये 3 वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के मेन वाइटल्स हैं। यानी कि जिस तरह हमारी बॉडी के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर है ना, इसी तरह हमारी वेबसाइट के लिए 3 मेन वाइटल एसेंशियल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? LCP, FID एंड CLS। अगर आपकी वेबसाइट में ये तीनों फैक्टर्स किसी भी तरह से डिस्टर्बिंग रोल प्ले कर रहे हैं ना, या फिर अपनी लिमिट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को किसी सूरत रैंक नहीं होने देगा, वो आपको वहीं पे रोक के रखेगा। अब ये डिस्टर्बिंग फैक्टर क्रिएट होते किस तरह हैं, ये फैक्टर्स हैं क्या क्या, जरा एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला मेरा कोर वेब वाइटल का फैक्टर आता है कौन सा? LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। मेरा सबसे पहला फैक्टर आता है मेरा कोर वेब वाइटल का। ये क्या बताता है? आपकी वेब पेज का, या आपकी जो मेन एक वेब पेज है, हर वेब पेज का अलग अलग आपका LCP होता है। तो आपका जो वेब पेज है उसमें जो सबसे बड़ा कंटेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पे आपको जरा समझने में इजी हो जाएगा। मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली defo.pk, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है कि मेरा सबसे बड़ा कंटेंट क्या है? मेरा स्लाइडर, ये वाला, इसके अंदर सबसे बड़े साइज का कंटेंट है, सबसे ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन की इमेजेस लगी हुई हैं। तो कोर वेब वाइटल क्या कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में कितना टाइम लेता है, ये आपका क्या बताता है? LCP बताता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, क्या काउंट करता है कि आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। लाइक आप मेरी वेबसाइट पे आए, मेरी वेबसाइट पे सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा था? स्लाइडर का कंटेंट था। ये स्लाइडर लोड होने में यूजर के लिए कितना टाइम ले रहा है, ये LCP बताता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। LCP कितना होना चाहिए भाई? LCP का जो क्राइटेरिया है ना, वो इस फैक्टर के ऊपर बेस करता है। किधर गया? इस फैक्टर के ऊपर। गूगल ये कहता है कि अगर आपका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी कि आपका सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में 2.5 सेकंड ले रहा है ना, तो आइडियल कंडीशन है, गुड कंडीशन है, आप सही जा रहे हो। 2.5 सेकंड या उससे कम ले रहा है तो अच्छा है, आइडियल है। 2.5 सेकंड या उससे कम ले रहा है तो आपकी वेबसाइट अच्छी ऑप्टिमाइज है, आपका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का इशू नहीं है, अच्छी वेबसाइट आपकी बनी है। मैं आपको वही बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये अच्छा है, आपका कोई इशू नहीं है। अगर आपका 2.5 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक ले रहा है टाइम लोड होने में, तो क्या है? आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको अपनी वेबसाइट पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप काम नहीं करते हो ना, आपका अपना LCP यहीं पे छोड़ देते हो, तो आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपका LCP 4 सेकंड से ऊपर चला जाता है, आपको 5 सेकंड ले रहा है, 4.5 सेकंड ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है कंटेंट लोड होने में, तो गूगल आपको रैंकिंग कभी नहीं देगा। आपकी रैंकिंग, रैंक हुई भी वेबसाइट को नीचे डी रैंक कर देगा। क्यों? गूगल ये कहता है कि अगर आपका LCP टाइम 4 सेकंड से ऊपर है तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग डिजर्व नहीं करती है। अब सवाल ही उठता है, सर रैंकिंग डिजर्व नहीं करती तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हमारा LCP नीचे आ जाए, जिससे हमारा LCP नॉर्मलाइज हो जाए। हम जरा उस पर भी चलते हैं, उससे पहले जरा अगले पार्ट को समझ लेते हैं, डेट इज FID। FID क्या होता है? फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले मतलब यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, आने के बाद उसने पहली मर्तबा जिस भी लिंक को क्लिक किया, आपके कोई इंटरनल किसी दूसरे वेब पेज के लिंक को क्लिक कर दिया, आपके किसी CTA बटन को क्लिक कर दिया, किसी एक्सटर्नल लिंक को क्लिक कर दिया, किसी भी लिंक को क्लिक किया, लिंक को क्लिक करने के बाद कितनी देर में आपकी वेबसाइट उस लिंक क्लिक पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगी, वो आपका FID फैक्टर बता रहा होगा। लोडिंग कितनी देर में स्टार्ट होगी, यानी कि आपने मेरी वेबसाइट पे आए हो, आप यहाँ पे आए हो मेरी वेबसाइट पे आके आपने कहा यार ये जो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स वाला बटन है ना, ये मजे का लग रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे, इस बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के कितनी देर बाद मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगी। लोड होने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूँ कि क्लिक करने के कितनी देर बाद वेबसाइट उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी, उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। वो चीज नहीं, खुलना तो नेट के ऊपर लोड, नेट की वजह से स्लो भी हो सकता है ना। मैंने बटन पे क्लिक किया, लाइट की देखो, आपको दोबारा आके बता देता हूँ। मैं इधर आया, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के कितनी देर बाद ही रिस्पॉन्ड करना इसने शुरू कर दिया। दैट थिंग इज रेफर टू एज योर FID, फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। अगर आपका FID टाइम कितना हो, 100 मिली सेकेंड से नीचे हो, यानी कि सेकेंड्स की बात नहीं मैं अब कर रहा हूँ, 100 मिली सेकेंड से नीचे आपका FID टाइम है तो आइडियल है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर वो 100 से 300 मिली सेकेंड तक जा रहा है
तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस केस के अंदर आपको जो है ना वो काम खराब होने वाला है। 300 मिली सेकेंड से ऊपर जा रहा है, कितनी देर में आपका पेज लोड होना शुरू हो रहा है। यानी कि आप मेरी वेबसाइट पे आए और आके आपने एक बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के अगर 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर मेरी वेबसाइट ने वो वेब पेज लोड करना शुरू कर दिया, उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, तो आइडियल टाइम है। अगर उसने 100 से 300 मिली सेकेंड तक टाइम लिया मेरे उस वेब पेज को लोड करने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए, तो क्या है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे उस पर काम करने की जरूरत है। बट अभी भी कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। अगर क्या हुआ कि वो केस मेरा 300 मिली सेकेंड से ऊपर चला गया, अब गूगल आपकी इस फैक्टर की वजह से भी रैंकिंग को डिस्टर्ब कर रहा होगा, आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। FID के बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आता है? CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये क्या होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट? आप लोगों ने शायद अक्सर देखा होगा, अक्सर वेबसाइट्स पे जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास कुछ गूगल एड्स शो हो रही होती हैं अक्सर। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि पहले आपके सामने एक टेक्स्ट खुल के आ गया, जब गूगल ऐड आती है ना तो गूगल ऐड की वजह से वो टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कभी नोट किया ऐसा? बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जब जाते हो तो क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लोड होने के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शायद आप लोगों ने कभी ऐसा नोट किया होगा। अभी जो लेआउट शिफ्ट हो रही है ना, वो जो बटन या वो जो टेक्स्ट या वो जो कंटेंट अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे आ रहा है, ये लेआउट शिफ्ट एक्चुअली कहलाती है मेरे पास क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये होती है हर वेबसाइट में, क्योंकि जब वेबसाइट स्टार्ट होती है ना तो वो चीजों को पहले प्रीव्यू करती है कैशे इमेज के मुताबिक, फिर लोड करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी अपनी जगह पे कंटेंट को ले आती है सारे। अब यहाँ पे गूगल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपका जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है, आपकी जो विजुअल स्टेबिलिटी है, आपका जो कंटेंट शिफ्ट हो रहा है, अगर वो शिफ्टिंग में टाइम 0.1 सेकंड या उससे कम का ले रहा है तो ठीक है, चलने दो, कोई मसला नहीं है। 0.1 सेकंड से कम है मतलब कि यूजर को पता भी नहीं चलने वाला है, फील भी नहीं होने वाला है। अगर वो 0.1 से 0.25 सेकंड तक जा रहा है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अगर 0.25 से भी ऊपर जा रहा है तो वो आपका मसला बैड है, अब आपको इसके ऊपर स्ट्रिक्टली काम करना है, वरना गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को क्या कर रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये तीन फैक्टर्स हैं मेरी वेबसाइट के मेन वाइटल फैक्टर के तौर पे जो काम करते हैं। नंबर 1 LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, कि मेरी वेबसाइट का सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। सेकेंडली FID, फर्स्ट इनपुट डिले, मेरी वेबसाइट पे यूजर के क्लिक करने के ऊपर, पहली दफा क्लिक करने के ऊपर कितनी देर में मेरे वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, मेरा FID बताता है। FID के बाद CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मेरी वेबसाइट पे जो मेरा लेआउट शिफ्ट हो रहा है, कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह हल्का सा हिल रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्टिंग उस कंटेंट की कितना टाइम ले रही है, ये क्या बताती है, मेरा CLS बताता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? स्पीड को वेबसाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें चेक कैसे करनी है और इन तीनों चीजों का मैंने सॉल्यूशन क्या निकालना है, इस सॉल्यूशन थोड़ा सा इसका टेक्निकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम अभी आज के दिन में डिस्कस नहीं करेंगे, आज टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा पूरा होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको मेन अपनी पेज के ऊपर आके दिखा देता हूँ। वैसे एग्जाम्पल वेबसाइट की लोडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो तो इसके ऊपर काम करती हैं। चलो मैं उर्दू पॉइंट पे जाके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे आता हूँ एंड है वो लाइक मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ। अब जरा ये पूरी लोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने शायद एक चीज नोट की हो, नहीं एड्स तो आ रहे हैं, ये जो ताजा तरीन तस्वीर वाला पार्ट है ये पहले मुझे यहाँ ऊपर शो हो रहा था, याद है सबको? देखा किसी ने? यहाँ मुझे यहाँ पे शो हो रहा था, बट जैसे ये ऐड है ये कंटेंट क्या कर गया, शिफ्ट कर गया नीचे की तरफ। इस चीज को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड एरिया पे आ गया। अब हम इस चीज को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव लेआउट। पहले ये वाला पार्ट मुझे सारा इधर ऊपर शो हो रहा था, ऐड आने की वजह से ये पार्ट क्या हो गया, नीचे चला गया। आपकी वाली वेबसाइट भी होगा, ये हर वेबसाइट पे होता है। उसकी वजह क्या है, ये जो मेरे पास ये एड्स होती है ना, गूगल एड्स एक्चुअली पड़ी होती है मेरे पास PHP लैंग्वेज के अंदर, और जो मेरी बाकी वेबसाइट की कोडिंग है ये नॉर्मली पड़ी होती है HTML लैंग्वेज के अंदर। उस पर भी एडसेंस लगाया नहीं हुआ ना मैंने, मैं बता रहा हूँ कि अगर एडसेंस लगता है तो ये होगा। ठीक है, होगा क्यों वो भी सुन लो। ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में एड्स लगती है हमेशा आपकी वेबसाइट पे, PHP लैंग्वेज में, और हमारी वेबसाइट बनी किस लैंग्वेज में होती है, HTML लैंग्वेज में।
HTML लैंग्वेज लाइट लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जिसको गूगल का क्रॉलर बहुत इजीली समझता है, जल्दी रेंडर करता है और जल्दी लोड कर देता है। जबकि जो PHP लैंग्वेज है ना, ये PHP लैंग्वेज गूगल का क्रॉलर रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो अब होता क्या है, HTML पहले रेंडर होके आ गई, फिर जब उसने PHP को रेंडर किया थोड़ा टाइम लेके, तो उसने HTML वाले कंटेंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, नीचे की तरफ घुसेड़ दिया। तो इट इज एक्चुअली व्हाट क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट इज। ठीक है, इन चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास गूगल का एक टूल होता है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। इस पे आके एंटर कर देता हूँ एंड ये आ गया पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से। आपने इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ आके लाइक अपनी वेबसाइट का URL उठा के पेस्ट कर देना। मैं यहाँ आता हूँ और अपनी वेबसाइट का URL उठाता हूँ और मैं एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी ये मुझे बता रहा है मेरी वेबसाइट का LCP कंटेंट कितना आ रहा है, 2.1 सेकंड। 2.1 सेकंड का मतलब है कि भाई चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छा है, ग्रीन के अंदर है। 2.5 सेकंड से नीचे नीचे होना चाहिए ना, मेरा 2.1 सेकंड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, मेरी वेबसाइट का जो सबसे पहला बड़ा कंटेंट है वो 1 सेकंड ले रहा है, वो भी ठीक है। FID कितना आ रहा है, 19 मिली सेकंड, एक 100 मिली सेकंड से नीचे नीचे होना चाहिए था, मेरा 19 मिली सेकंड आ रहा है, ये भी ठीक है, गुड हो गया। CLS कितना है मेरा, 0। क्यों 0 है, CLS के ऊपर तो मेरे को गूगल एड लगी नहीं हुई वेबसाइट पे, तो मेरा लेआउट शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। अगर लेआउट शिफ्ट होगा तो उसका मुझे यहाँ पे फिगर आ जाएगी। तो अभी राइट नाउ मेरे चारों पार्ट्स किसके अंदर जा रहे हैं, ग्रीन के अंदर जा रहे हैं। और ये मुझे बता भी रहा है कि कोर वेब वाइटल्स की असेसमेंट क्या आपकी पास्ट, मोबाइल के ऊपर आपको कोई इशू नहीं है, आपके सारा कुछ किसमें जा रहा है, ग्रीन पार्ट के ऊपर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये एक तरीका होता है इसको चेक करने का, बट अब इसका हल क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है जिसका आज टाइम थोड़ा सा पूरा हो गया। तो हम लोग इसको कोर वेब वाइटल्स को ठीक करने का प्रोसीजर इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा उसको थोड़ा सा समझ लेना, फिर हम आपके आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके कोर वेब वाइटल्स को ठीक करने के तरीके के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कोर वेब वाइटल्स LCP, FID या CLS के ऊपर हम लोग इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। ठीक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरा आ जाएगा जिसके ऊपर अगले दिन में हम लोग कल ही बात करने वाले हैं, दैट इज गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर एंड लास्ट पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गूगल एडवर्ड्स। ये 3 पार्ट मेरे होंगे जिनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट मेरा आप लोगों के पास मेरा आप लोगों के साथ एक ही टॉपिक रह जाएगा, दैट विल बी ऑफ शॉपिफाई। ठीक है, वो मैं आप लोगों को एडिशनली एक उसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, वैसे वो इन डेप्थ मेरे इसी पार्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर के तौर पे वो ऐड करके इसमें बता दूंगा शॉपिफाई का। इन 4 चीजों के साथ मेरा आप लोगों के साथ जो ये जो जर्नी है ये वाली यहाँ पे मेरी वाइंड अप हो जाएगी और आप लोग मूव ऑन कर जाओगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर के पास, किस काम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए। क्लियर है सबको? आपका ऑफिस हाँ ई कॉमर्स की एसईओ भी है, वो मैं इसी के अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ।